नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अपना 1833 का एक्ट पढ़ा था, तो उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या था, जो चार्टर एक्ट की सीरीज़ थी उसमें ये लास्ट एक्ट था चार्टर एक्ट के नाम से, क्योंकि ये 1793 से शुरू की थी और 1853 का ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये चार्टर एक्ट के नाम से लास्ट था, जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये किस लिए फेमस था, ये प्रोविज़न क्या थी, फीचर्स क्या थे, ये देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्या था, इसने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल परफॉर्म करती थी, उसको फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार सेपरेट किया, अलग अलग किया। पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी जो काउंसिल थी, काउंसिल ही क्या करती थी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन भी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में ही होते थे सारे। लेकिन इसने पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग किए और दूसरे एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग किए। लेजिस्लेटिव फंक्शन किस लिए, ताकि ये लॉ बना सकें, लॉ ये बना सकें, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये इम्प्लीमेंट कर सकें, लॉ को लागू कर सकें जो लॉ बनाया है। तो पहली बार इसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया, अलग किया। और इसने क्या किया, एक काउंसिल बना दी अलग से, जिसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरा नाम था इसका। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर, नए मेंबर अपॉइंट किए गए, प्रोवाइड किए गए, जिनको बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल। इस मेंबर में, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को और भी नाम से जानते थे, जिसे कहते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन नामों से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न थी, इस काउंसिल को एक मिनी पार्लियामेंट की तरह समझा गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, मिनी पार्लियामेंट क्यों, क्योंकि जो ये इंडिया में लॉ ये बनाती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ बना कर देती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेम प्रोसीजर से, ये सेम प्रोसीजर से मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। जिस प्रोसीजर से ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती थी, उसी प्रोसीजर से ये जो काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लॉ बनाती थी। इसलिए इसे मिनी पार्लियामेंट बोला गया। इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम क्या है कि गवर्नमेंट के जो स्पेशल फंक्शन थे ये परफॉर्म करती थी, स्पेशल मशीन रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेसेस। पहली बार गवर्नमेंट की तरह सेम फंक्शन ये परफॉर्म करती थी। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या था इसमें, इसने ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जो सिविल सर्वेंट का ओपन कंपटीशन था, याद करिए मैंने बताया था 1833 में, 1833 के एक्ट में वो इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट किया गया, प्रयास किया गया उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने अपोज किया उसे, उसका विरोध किया और ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सका। तो लेकिन 1853 के एक्ट में ओपन कंपटीशन सिस्टम को सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए, ताकि जो सिविल सर्वेंट हैं उनका सिलेक्शन किया जा सके, उनकी भर्ती की जा सके ओपन कंपटीशन से। जैसे अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये क्या है, पहले सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, ब्रिटिश में ही, ब्रिटेन में एग्ज़ाम हुआ करता था, ओपन कंपटीशन नहीं हुआ करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको चाहती थी अपॉइंट करती थी। और लोअर जो कैटेगरी होती थी एम्प्लॉयमेंट की, जो एम्प्लॉयर होते थे, एम्प्लॉय होते थे, जो मतलब एम्प्लॉय होते थे ना, कर्मचारी, उन्हें जो लोअर पोस्ट होती थी उन पे ही, कंपनी की लोअर पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता था। लेकिन जब ये 1853 के एक्ट में ओपन कंपटीशन ये इंट्रोड्यूस किया, लागू कर दिया गया, तो कोवेनेटेड सिविल सर्विस भी इंडियंस के लिए ओपन कर दी। कोवेनेटेड का मतलब है हायर पोजीशन, जैसे ये क्या है, आईएएस की जैसे पोजीशन होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसी हायर पोजीशन भी इंडियंस के लिए अलाउ कर दी कि इंडियंस को इन सर्विसेज पे भी अपॉइंट किया जा सकता है, इन पोस्ट पे भी अपॉइंट किया जा सकता है। और इसके अनुसार ही एक मैकाले कमेटी बिठाई गई 1854 में, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये मैकाले कमेटी किससे रिलेटेड है, ये याद रखना है, इंडियन सिविल सर्विस से रिलेटेड है। इंडियन सिविल सर्विस के लिए एक अपॉइंट की गई एक मैकाले कमेटी। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न थी, इसने जो कंपनी का रूल था उसको अलाउ किया कि वो इंडिया में, इंडियन की जो टेरिटरी है, जो इंडियन टेरिटरी है ब्रिटिश के पास, तो उसको अलाउ किया कंपनी रूल को वो रिटेन कर सके, ताकि उस पर रूल कर सके। लेकिन पहली बार इसने ये से स्पेसिफाई नहीं किया कि ये
कितने पीरियड तक चलेगा। पहले क्या था, जब भी एक्ट बनता था 1833 का था या उससे पहले का था 1813 का था, उसमें स्पेसिफाई करते थे कि कंपनी का रूल आगे 20 साल तक चलेगा या 10 साल तक चलेगा। ये देखो 1813 में स्पेसिफाई किया था 20 ईयर के लिए, तो 1833 1833 में एक्ट बनाया फिर स्पेसिफाई किया, बताया कि मूल रूप से कि कितने साल तक ये एक्ट चलेगा। तो फिर 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया कंपनी का रूल, मतलब 1853 में एक्ट लेके आए। लेकिन इस एक्ट में ये स्पेसिफाई नहीं किया, ये नहीं बताया कि कितने पीरियड तक ये कंपनी का रूल चलेगा। यानी कि एक इंडिकेशन दे दिया, एक संकेत दे दिया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को, कि कंपनी का रूल ख़त्म हो सकता है और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो टेक ओवर कर सकती है कंपनी के रूल को। मतलब इंडिया में जितना भी पोसेसन है, इंडिया में जितना भी टेरिटरी उसने हासिल कर रखी है कंपनी ने, वो कंपनी से लेके अपने गवर्नमेंट के हाथ में ले सकती है। ये इंडिकेशन, संकेत दे दिया एक तरह से। और इसने नेक्स्ट प्रोविज़न क्या किया, नेक्स्ट प्रोविज़न ये किया इसने, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो काउंसिल बनाई थी अभी ये, जिसमें 6 मेंबर थे लॉ बनाने के लिए, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे इसे। तो इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। लोकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है कि जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा जैसे जो प्रोविंस थे, स्टेट थे, वहाँ की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट थी, वहाँ से भी इसमें मेंबर अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए। गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 मेंबर में से 4 मेंबर अपॉइंट किए गए, इनसे एक एक मेंबर, एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक आगरा से। तो इसलिए इसे बोला गया लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया इसने। तो हमने पढ़ा कि जो ये एक्ट था, इसने संकेत दे दिया क्या, कि ये कंपनी का रूल कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो आपको पता है इसके बाद 1853 के बाद क्या होता है, 1857 में, 1857 की क्रांति होती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद से क्या है, गवर्नमेंट को इंडिकेशन हो जाता है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल अपने हाथ में नहीं लिया तो क्या है कि वहाँ इंडिया में रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है, 1858 में एक्ट आता है, जिसके बाद जो कंपनी का रूल है वो ख़त्म हो जाता है, ओवर हो जाता है कंपनी का रूल इंडिया में। और कंपनी के रूल से क्या है, गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है सारी यहाँ की जो भी इंडिया की, मतलब जो भी इंडिया में काम करना है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है और कंपनी रूल को ख़त्म करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल जाता है डायरेक्टली। इसलिए 1858 में एक्ट आता है 1857 की क्रांति के बाद। तो ये 1858 के एक्ट में क्या प्रोविज़न थी, ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार।